एवरीवन वेलकम टू एग्जाम नॉट 360। कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जूनियर सेक्शन में भी मैं जूनियर सेक्शन के लिए मैं ओलंपियाड की कोर्स लाने वाला हूं। ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला हूं। जो लोग आगे 11th-12th में जेई नीट आइजर नाइजर इन सब पे जो फोकस करने वाले हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इसका लेवल थोड़ा सा 10 से हाई होता है, 9-10 से हाई होता है। और वो उन बच्चों के लिए जो या तो 9th में एंटर कर गए हैं या 10th में है, क्योंकि एलिजिबल जैसे अभी मैंने दो एग्जाम को लिया है। एक है आपका NSCJS और दूसरा है ACHSS। इन दोनों का मतलब क्या है सर? पहला है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस। इसके सेकंड लेवल ये IGSO है। ये क्या है बेटा? इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। और दूसरा है आपका ACHSS, स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन हाई स्कूल साइंस। ये थोड़ा सिलेबस तो एक ही जैसे है, ये थोड़ा सा इजी होता है। और इसका जो सेकेंड स्टेज है वो आपका टफ हो जाता है। मतलब पहला लेवल जो है इसमें 9th-10th के कॉमन सिलेबस ही पूछे जाते हैं, थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करके। लेकिन इसका एक ही लेवल होता है। इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस में बताऊंगा। लेकिन जो NSCJS है, इसका जब सेकेंड लेवल में आप अगर एंटर कर जाएंगे फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद, तो वहाँ पे थोड़ा सा लेवल आपका अप हो जाता है। तो अभी तो मैं सिर्फ लेवल 1 को या स्टेज 1 को पे मैं फोकस करने वाला हूँ। जैसे 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 ये कंप्लीट होगा, अभी जैसे इसका एग्ज़ाम है आई थिंक 23 नवंबर को है। इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया, मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट के लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके इनरोल कर लेना। और ये है इसका 21 सितंबर से आई थिंक इनरोलमेंट स्टार्ट होने वाला है। इस बहुत सारे बच्चे जो इसके लिए एलिजिबल नहीं होते NSCJS से, वो आपके ACHSS में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, बाद में मैं डिटेल में इस पे बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊंगा मैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफिंग कर लेते हैं पढ़ना क्या क्या है, फिर हम सिलेबस को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारा जो भी फोकस रहेगा वो रहेगा आपका क्रैश पे, क्योंकि नवंबर ज़्यादा टाइम है नहीं। फिर डिटेल में मैं इस पर फिर से वीडियो बनाऊंगा सेकेंड स्टेज के लिए। तो हम पढ़ने क्या वाले हैं। अगर मैं 9th और 10th के कंबाइन सिलेबस की बात करूं साइंस की, जैसे मान लीजिए मैं फिजिक्स की बात करूं और केमिस्ट्री की, पहले मैं फिजिक्स करवाऊंगा, अगर टाइम मिलेगा तो फिर मैं केमिस्ट्री भी करवाने वाला हूं। अब देखिए फिजिक्स में जैसे आपका मोशन के बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसको फोर्स बोलते हैं आप। ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी पावर, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, बेटा लाइट प्लस ह्यूमन आई कह सकते हो आप। और इसके अलावा मैग्नेटिज्म। यही आपका सिलेबस है 9th-10th का। लेकिन हम इस पे थोड़ा सा लेवल अप करके हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा लेवल अप करके प्रैक्टिस करेंगे। वैसे ही अगर केमिस्ट्री की बात करूं मैं, केमिस्ट्री में जैसे आपका मैटर के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर,
मैटर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, इसके अलावा प्योर सब्सटेंस भी, जो सेकंड चैप्टर है 9th का। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका एटम एंड मॉलिक्यूल्स भी हो जाएगा। और आपका एटॉमिक थ्योरी भी। एटॉमिक थ्योरी क्या सर, जैसे आपका हमने पढ़ा होगा रदरफोर्ड ने क्या बोला था एटम्स के बारे में, फिर उसको करेक्ट करके बोर ने क्या बोला, ठीक है ना। और देन हम पढ़ेंगे आपका केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसके बाद मेटल्स, नॉन मेटल्स, फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और देन आपका पीरियोडिक टेबल। ये जो है बस यही आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, जो 10th में है। और मैं तो कहूँगा जो भी बच्चे 10th में, वो जरूर इनरोल करें उन कोर्स में, NACJS एंड ACHSS। इससे फायदा क्या होगा, एक तो आपका बोर्ड के पहले एक आपका अच्छा सा प्रिपेयर हो जाएगा पूरा सिलेबस। और इसके साथ जैसे ही बोर्ड अगर फिनिश होगा, तो अगर आप 11th में अपनी जर्नी साइंस में परस्यू करना चाहते हैं, जेई नीट इन सब की प्रिपेयरिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पे बहुत हेल्प होने वाला है, ठीक है ना। तो पहले मैं फिजिक्स स्टार्ट करूँगा, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे और कंसेप्ट को रिवाइज करते चलेंगे, क्योंकि उतना डिटेल में मैं जो इस साल एग्जाम होने वाला नवंबर में 3 महीने, आई थिंक 2 या 3 महीने हैं, तो वहाँ के लिए तो आप पूरा डिटेल में तो मैं करवा नहीं पाऊँगा। लेकिन हाँ, जो बच्चे अभी 9th में हैं, या जो बच्चे 8th से 9th में आने वाले हैं, जो अगले साल अपीयर होंगे इन एग्जाम्स के लिए, उनको मैं डिटेल में अलग से करवाऊँगा, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं पहले थोड़ा सा फिजिक्स में। और बेटा पेन कॉपी लेकर बैठना, रोबोटिक पढ़ाई नहीं होनी चाहिए कि आराम से सर ने बोल बोल रहे हैं सर, और मैं सिर्फ सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, और हमें लग रहा है कि सब कुछ समझ में आ रहा है। नहीं, हर एक चीज को आपको लिखना है, ठीक। चलिए, फिजिक्स में सबसे पहले आता है आपका फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। इस फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है सर, एनीथिंग that can be measured by physical instrument। मतलब क्या सर, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हमें लेंथ मेजर करना है। अगर लेंथ मेजर करना है, तो आप लेंथ कैसे मेजर करोगे, स्केल से, ठीक। वेट मेजर करना है, वेइंग मशीन से। वो डिटेल में समझेंगे कि वो मास क्यों रीडिंग देता है। जैसे आप वेइंग मशीन पे जाते हो, तो आपका केजी में, आपका केजी में आपको मास को मेजर करके बताता है। फिर हम कहते हैं जनरली नॉर्मल लैंग्वेज में कि वेट हमारा 50 केजी है, 90 केजी नहीं। जनरली हम जब भी फिजिक्स पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा हम जो आम तौर पे जो हम नॉर्मली बोलचाल की भाषा है, उससे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर कोई कहे कि ये मार्कर कौन रोक के रखा है, तो आप कहोगे कि सर ये हाथ। नहीं बेटा, अभी हम समझेंगे कि इसको नॉर्मल फोर्स रोक के रखा है। कौन मूव करा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स मूव करा रहा है, हाथ नहीं मूव करा रहा। हर एक चीज को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे थोड़ा सा अजीब लगेगा कि अगर मैं बोल दूं कि चींटी ने एलिफेंट पे उतना ही फोर्स लगाया जितना एलिफेंट ने चींटी पे लगाया, तो आप फील नहीं कर पाओगे। जब मैं पढ़ाऊंगा तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। थोड़ा सा हमें फिजिक्स को फिजिक्स की तरह लेना है, तब आप इस सब्जेक्ट को सीख पाओगे। क्योंकि नॉर्मल बोलचाल में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल देते हैं जो जस्टिफाई नहीं करती।
ठीक है। अब देखिए, तो मैंने बोला कि एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड बाय फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको क्या बोला गया, फिजिकल क्वांटिटी बोला गया। ठीक। अब ये फिजिकल क्वांटिटी जो है, फिजिकल क्वांटिटीज, इसको कई तरीके से कैटेगराइज किया गया, जिसमें मैं पहले वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के टर्म में कैटेगराइज कर रहा हूं। मैंने बोला वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी को बोला क्या, स्केलर क्वांटिटी। ओके बेटा, क्या बोला मैंने, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। अब सर ये वेक्टर क्वांटिटी होता क्या, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? इससे पहले हम थोड़ा सा इस क्वांटिटी के बारे में और डिटेल में अगर स्टडी करें तो हमें समझ में आएगा, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला लेंथ, तो आप कहोगे 10 मीटर, क्या बोलोगे, 10 मीटर। स्पीड आप कहोगे सर 10 मीटर पर सेकेंड। यूनिट वगैरह भी देखेंगे हम। तो देखा हमने कि जब भी फिजिकल क्वांटिटी की हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो या किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, तो इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है और एक क्या आ रहा है, यूनिट आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पी क्यू लिखूँ मैं, एक इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है जिसको एन बोल दिया, और एक क्या आ रहा है आपका, यूनिट आ रहा है। एन मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यू मतलब बेटा यूनिट। समझ में आ गया। मिनिमम ये दो तो होने चाहिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। अगर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू कितना, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू या मतलब कितना, और डायरेक्शन मतलब किधर, दोनों को हेल्प लेनी पड़ रही है उसको जस्टिफाई करने के लिए, तब हम बोलेंगे कि वो क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब क्या सर, अगर मैं बोलूं कि मैं 10 मीटर चला ईस्ट डायरेक्शन में, 10 मीटर चला ईस्ट डायरेक्शन में, तो मैंने 10 मीटर जो चला वो क्या हो गया बेटा, हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, क्योंकि 10 मीटर एक वैल्यू हो गई ना, कितना कितना चला हमने, 10 मीटर, तो 10 मीटर क्या हो गया बेटा, हमारी मैग्नीट्यूड हो गई। किस डायरेक्शन में बेटा हमने चला, हमने चला ईस्ट डायरेक्शन में, तो वो हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन। जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जस्टिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, किसी एक के बिना अगर वो अधूरा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। वैसे ही स्केलर क्वांटिटी में क्या बोलेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड। मतलब क्या बेटा, मतलब कि इसको जस्टिफाई करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ने वाली है, किसकी जरूरत पड़ने वाली है बेटा, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे सिर्फ बोल दो कि मैंने 10 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चला, तो ये सारे क्या है, इसमें डायरेक्शन मैंने बोला, मैंने सिंपल बोल दिया 10 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चला, तो वो क्या हो गया आपका, स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो मैं थोड़ा सा इन दोनों के बारे में एग्जाम्पल कुछ दे देता हूँ, बाद में डिटेल में समझेंगे हम। ये वेक्टर क्वांटिटी इधर और स्केलर क्वांटिटी इधर। मैंने बोला जैसे पोजीशन, अच्छा हाँ, अगर आप 10th में आ गए हो, आपके पास टाइम है, और जेई की जर्नी को थोड़ा सा परस्यू करना चाहते हो, या आपको लग रहा है कि फर्स्ट स्टेज आपका अच्छे तरीके से प्रिपेयर है, सेकेंड स्टेज की अगर मुझे प्रिपेयर करनी है, तो मैं साइड में बेसिक मैथ्स भी बना रहा हूँ, उसको आप जरूर देखते रहिएगा, वो भी आपको बहुत हेल्प देने वाला है फिजिक्स में। ठीक है, चलिए, तो मैंने बोला कि पोजीशन आपका क्या है,
वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे ही मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ तो मैंने बोल दिया वेलोसिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे ही मैं बोल दूँ एक्सेलरेशन, फोर्स, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क, मोमेंटम, ये भी क्या है। अगर 9th या 10th में होंगे तो इतनी सारी चीज़ें तो आप सुन ही लिए होंगे, ठीक है ना। चलिए स्केलर क्वांटिटी में जैसे मैं बात करूँ, मास, वर्क, फिर आपका आ गया डिस्टेंस, मास वर्क हो गया, फिर आपका डिस्टेंस हो गया, पावर, ये सारे क्या हो गया आपके स्केलर क्वांटिटी हो गए। ठीक, हम डिटेल में अभी देखेंगे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे। दूसरे तरीके से बोला गया कि फिजिकल क्वांटिटी, किसी को भी अगर हमें लिखना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमें जानना है, तो वो सारे फिजिकल क्वांटिटी किससे डिराइव हुए होंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी से। किससे, फंडामेंटल क्वांटिटी। सर ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस फिजिकल क्वांटिटी को पी डॉट क्यू को अगर अलग तरीके से अगर मैं कैटेगराइज करूं, तो मैंने बोला एक होगा आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होगा आपका डिराइव्ड, डिराइव क्वांटिटी। ठीक है बेटा, अब देखना बेटा, सर ये फंडामेंटल क्वांटिटी होती क्या है, सर ये फंडामेंटल क्वांटिटी होती क्या है बेटा, ये ऐसी क्वांटिटी है जो पहले तो किसी पर डिपेंड नहीं करता। किसी पर डिपेंड करने का मतलब क्या, मतलब इनको किसी की हेल्प से नहीं बनाया गया है, ये हैं तो हैं, सिंपल सी बात है। और इनकी हेल्प करके हम किसको बनाए, डेराइव क्वांटिटी, नाम से पता चल रहा है ना, डेराइव, डेराइव किया गया है। ये टोटल कितने होते हैं, 7, शॉर्ट में लिख देता हूँ, टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। और इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को जिस यूनिट में मेजर किया जाता है, मैंने बताया ना किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और यूनिट भी चाहिए। जिस यूनिट में मेजर करते हैं उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। वैसे डेराइव क्वांटिटी को जिस यूनिट में मेजर करेंगे उसको क्या बोल देंगे बेटा, डेराइव्ड यूनिट। समझ में आया कि नहीं। ये टोटल कितना बताया मैंने, 7, कितना बताया, 7। अगर मैं बोलूँ पहला मास, तो इसकी यूनिट अभी एसआई यूनिट लिखता हूँ, आपको पता होगा एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अभी यूनिट के बारे में भी डिटेल में समझेंगे। क्या बोला मैंने, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, केजी। वैसे ही बेटा लेंथ को मीटर, टाइम को सेकेंड, टाइम को किस में मेजर करते हैं बेटा, सेकेंड में। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर केल्विन,
टेम्परेचर क्या हो गया बेटा, केल्विन हो गया। टेम्परेचर हमारा क्या हो गया बेटा, केल्विन हो गया। वैसे ही 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, धीरे धीरे समझेंगे होता क्या है। हो सकता है कि आपने सुना भी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको मैं किसमें मेजर करूंगा, कैंडेला में। और लास्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज होने वाला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये किसमें होगा बेटा, मोल में मेजर होगा। तो कितने हैं बेटा, 7, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये जो टोटल 7 है, इन्हीं का हेल्प करके हम किसको डिराइव करने वाले हैं, डिराइव क्वांटिटी को। जिससे अगर कोई कह दिया कि सर आप बताओ स्पीड क्या है, तो बेटा स्पीड का फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ रखा है, डिस्टेंस बाई टाइम। और हमें पता है बेटा, हमें पता है कि डिस्टेंस एक तरीके का लेंथ है, डिस्टेंस एक तरीके का लेंथ है ना। तो बताओ डिस्टेंस को अगर मेजर करना है तो लेट्स से मान लीजिए कि मैं मीटर में मेजर करता हूँ। लेंथ को किस में मेजर किया मैंने, मीटर में। और टाइम को सेकेंड में। टाइम क्या हो गया बेटा, सेकेंड में। क्या गया, मीटर पर सेकेंड। क्या गया बेटा, मीटर पर सेकेंड। तो बताओ बेटा स्पीड में जो दोनों यूनिट हैं वो किसके यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट है कि नहीं। यानी कि जो ये क्वांटिटी बनाई गई किसकी हेल्प से बनाई गई है, फंडामेंटल क्वांटिटी से बनाई गई है। इसलिए स्पीड एक तरीके का क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। मतलब दुनिया में जब तक पढ़ाई करोगे आप, तब तक इन 7 के अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटी देखने वाले हो उन सारे को क्या मानोगे आप, डिराइव्ड क्वांटिटीज मानेंगे। क्या मानेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज मानेंगे। चलिए, आपको ये भी पता होगा मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ये पता है, फिर भी मैंने सोचा कि मेरा फर्ज बता देना। अगर यहाँ मीटर है तो सबके आगे क्या लगा दोगे, मीटर लगा दोगे। अगर यहाँ पे ग्राम होगा, किलोग्राम, तो हर जगह क्या आ जाएगा बेटा, ग्राम आ जाएगा। अगर लीटर होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, लीटर हो जाएगा। और हमें पता है बेटा कि जब भी हम बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और बड़े से छोटी यूनिट की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड। ये यूनिट ज़्यादा थोड़ा सा कन्वर्जन हमें यूज होने वाला है। जैसे मैं बोल दूं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना, सेंटीमीटर। क्या कहोगे, किलोमीटर यहाँ है 1 2, इसको छोड़ के 1 2 3 4 5, यानी कितना हो जाएगा 10⁵ सेंटीमीटर। 10⁵ का मतलब क्या बेटा, पता है ना, 1 पे कितना जीरो, 2 2 4 और 1 5, ऐसे लिखते हो ना। देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सब आता है। जब मैं ओलंपियाड वगैरह की प्रिपेयरिंग करने जाओगे तो मुझे, या किसी भी टीचर को, किसी से पढ़ोगे उसको ये लगेगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें आती है। फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दे रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा एक और कन्वर्जन आता है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना लीटर। जैसे मान लो कि घरों में आपने वो देखा होगा, टैंक देखा होगा, क्यूबिकल टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक। मान लो कि ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है। तो बताना जरा बेटा, इस क्यूबॉइडल या आपका क्यूब शेप का जो टैंक है, इसकी वॉल्यूम कितना रही होगी। वॉल्यूम रही होगी बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब रही होगी ना। जरा बताना बेटा, इस 1 मीटर क्यूब में ऐसा मान के चला जाता है कि टोटल 1000 लीटर वाटर आ रहा है। कितना वाटर आ रहा है बेटा, 1000 लीटर। तो यहाँ से आगे से कितना पता चल गया बेटा, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ये इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, 10⁻³ लीटर।
ठीक है ना। तो इस क्लास को यहीं पर रुकते हैं वरना लंबी क्लास हो जाएगी। अगली क्लास से थोड़ा सा हम डिटेल में थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे। ये तो बेसिक बेसिक चीज़ें थी जहाँ पे मुझे बताना था क्या करने वाला हूँ मैं और किस तरीके से हमारी जर्नी चलने वाली है। ठीक है ना। तो हम एकदम अच्छे से एक एक चीज़ों को डिटेल में करेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। जो इस साल की अभी एग्ज़ाम जो अभी होने वाला है अगले नवंबर में, बाकी जो बच्चे 9th से 10th में एंटर कर रहे हैं या 8th से 9th में, उनके लिए मैं डिटेल में एक एक चीज़ें करवाने वाला हूँ। चलिए तो देखते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और टाइम वेस्ट ना करिएगा अपना। ओके।